कॉलेज में पहला दिन था। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो मैं उस कॉलेज के साथ हॉस्पिटल के खुले ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। ना जाने क्यों मेरा घर जाने को ज़रा भी दिल नहीं चाहता था। घर जाकर भी क्या करना था, वहाँ पर कोई अपना ही नहीं था जिससे अपना दुख शेयर कर सकते। काफ़ी देर वहाँ बैठे माँ बाप को याद करके आंसू बहाती रही। माँ और बाप ने जाते वक्त ये भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी हमारे बाद क्या करेगी, लेकिन उनका इसमें क्या कसूर। ये तो खुदा ताला की मर्ज़ी थी, शायद उनकी ज़िंदगी उतनी ही लिखी थी। बाप की तो मोहब्बत छोटी उम्र में ही छिन गई थी। माँ थी, अब वो भी न रही। अगर आज मेरी माँ होती तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता जो आज हो रहा है। मैं उन्हीं ख्यालों में उदास बैठी थी, तभी किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रखा था। यहाँ कौन हो सकता है, समझ में नहीं आई तो बोली, जी कौन है। मेरी आंखें आंसुओं से तर थी। फिर एकदम से मेरे सामने सफ़ीर आ गया। वो बिल्कुल मेरे सामने आलती पालती लगाकर बैठते हुए चेहरा नीचे करके मेरी आंखों में झांक रहा था। बोला, क्या बात है अंजा, तुम रो रही थी। मैंने जल्दी से दूसरी साइड पर मुंह करके अपने आंसू साफ किए और बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रही। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। तुम बताओ तुम यहाँ कैसे। तो उसने जवाब दिया, अच्छा तुम क्या चाहती हो कि तुम डॉक्टर बन जाओ और मैं डॉक्टर ना बनूं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और तुम्हें पता है ना, मेरा दिल चाहता है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। इसी वजह से मैंने भी यही शुबा इख्तियार किया है। हालांकि अब्बू तो मुझे इसमें मना कर रहे थे। सफ़ीर की ये बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़े और मैं बोली, क्यों सफ़ीर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारा शौक तो इंजीनियर बनने का था ना, तो फिर क्यों मेरी खातिर ऐसा शुबा चूज़ कर रहे हो जो तुम्हें नापसंद है। तुम जानते भी हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था और बोला, बस तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को किसी काम का नहीं छोड़। ना जाने क्यों बार बार यही बात करता था। जिस बात से मुझे गुस्सा आता, उसकी ये बातें हर दफ़ा मेरे दिल पर लगती थी। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई अपना बैग उठाकर अस्पताल वाले गेट से ही बाहर निकल गई। वो भी मुझे पीछे से आवाज़ें देता आ रहा था, आ जाओ मैं बाइक पर ले चलता हूँ। अब्बू ने मेरी ख़ास ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हें आते जाते अपने साथ लेकर जाऊँ। तभी मैंने फिर एक दफ़ा पीछे मुड़कर उसकी तरफ घूरते हुए देखा था और बोली, मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझे टांगे और पाँव दिए हैं अल्लाह ताला ने, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी मैं कुछ ही फासले पर गई थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके थे। इसी वजह से डर और खौफ ने आन घेरा। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी, लेकिन वो कदमों की चाप मुसलसल तेज़ होती जा रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहती थी। मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैं भागती हुई सड़क पर चलती जा रही थी। उस वक्त मैं ये भी भूल गई थी कि मैं किसी रिक्शे या ऑटो का इंतज़ार कर लूँ ताकि मैं उसमें बैठ कर चली जाऊँ, क्योंकि अगर मैं इंतज़ार करती रही तो उसकी पकड़ में आ जाती। न जाने कौन था जो मेरी जान का दुश्मन बना था। घर से कॉलेज तक का फासला काफ़ी लंबा था। मैं भाग भाग कर थक चुकी थी। अब मुझे सांस नहीं आ रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। फिर न जाने किस वक्त मेरा बैग नीचे गिरा था। मैं बैग उठाने के लिए पीछे मुड़ी तो सामने देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम अंजा है, मेरी उम्र 22 साल है। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरे अब्बू एक डॉक्टर थे। मेरे अब्बू की पहली शादी मेरे चचा की साली से हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से मेरे अब्बू की कोई औलाद नहीं हुई थी। लेकिन मेरे अब्बू उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की थी। अब्बू की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 32 साल मेरे अब्बू ने औलाद का इंतज़ार किया, लेकिन औलाद शायद उनकी किस्मत में नहीं लिखी थी। फिर एक दिन मेरे अब्बू की उस बीवी को दिल का दौरा पड़ा और वो वफ़ात पा गई। अब्बू उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, इसी वजह से उनको उनकी मौत का बहुत ज़्यादा दुख था। सब लोगों का कहना था कि अब तुम दूसरी शादी कर लो। अब वो बुढ़ापे में इस उम्र में पहुंच गए थे और अस्पताल से भी रिटायर हो चुके थे। लेकिन फिर रिश्तेदारों और कुछ बहन भाइयों के कहने पर अब्बू ने दूसरी शादी मेरी अम्मी से कर ली।
मेरी अम्मी उस वक्त काफ़ी जवान थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खूबसूरती में बाकमाल थी। अम्मी भी पहले से तलाक याफ्ता थी। उनकी शादी जिससे हुई थी वो नशा करता था और उनको मारपीट करता। उनका एक ही बेटा था। अम्मा ने उसे तलाक ले ली और इद्दत पूरी होने के बाद मेरे नानू नाना ने मेरी माँ की शादी मेरे अब्बू से करवा दी। अब्बू को औलाद चाहिए थी और अम्मी को अपने बेटे के लिए मुहाफिज चाहिए था, ताकि वो अपने बेटे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। और मेरे बाप के पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। वो अपने शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे। उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी और पेंशन भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। अब उन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोला था, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा कमा लेते थे। मैं अब्बू की शादी से 1 साल बाद ही दुनिया में आई और मेरे पैदा होने से अब्बू ने सारे शहर में मिठाई बांटी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एक जश्न रखा गया था। मेरा भाई जो कि मेरी माँ के पहले शोहर से था, वो उस वक्त 7 साल का था। मेरे दुनिया में आते ही मेरी माँ की तवज्जो मेरी तरफ होने लगी तो मेरा भाई मुझसे जलने लगा था। मैं बहुत छोटी थी। जब वो मुझे मार पीट करता, ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे डांटने लगता। हालांकि मेरे अब्बू उनसे भी प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब्बू उन्हें भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। माँ भी खुश थी क्योंकि माँ को अपने बेटे के लिए सहारा चाहिए था। सहारा होने के साथ साथ मेरे भाई को मेरे अब्बू का प्यार भी मिल रहा था, लेकिन उसे फिर भी ये महसूस होता कि मुझसे ज़्यादा अब्बू मोहब्बत करते हैं और उनसे कम। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भाई के दिल में ये बात बैठ गई थी कि मेरा सौतेला बाप और सौतेली बहन है। वो माँ से हर वक्त झगड़ा करते रहते और कहते कि उन्हें अपने बाप के पास वापस जाना है। माँ उन्हें बहुत समझाती थी कि वो अच्छा इंसान नहीं था, नशई था, नशा करता था और तुम उसके पास जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के लिए मैंने दूसरी शादी की है। लेकिन वो किसी भी तरह नहीं मानते। इसी वजह से वो बहुत ज़िद्दी हो गए थे। गली मोहल्ले में भी हर किसी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा रहता। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब्बू अम्मी की ये परेशानी देखकर परेशान हो जाते और कहते, फिक्र नहीं करो, अभी बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा समझदार हो जाएगा, बातों को समझने लगेगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर अचानक से मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। मेरे अब्बू बढ़ापे की उम्र को पहुंच गए थे, जबकि माँ बिल्कुल जवान थी। अब्बू का बहुत अच्छे अस्पताल से इलाज भी करवाया, लेकिन तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। उनका जिगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। न जाने क्यों अब्बू ने अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखा, जिसकी वजह से बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती। ऐसे हालात में अब्बू ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा भाई के नाम करवाया और बाकी की जायदाद मेरे नाम करवाने का सोचा था। माँ के हिस्से में भी कुछ जायदाद आई थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहते थे, लेकिन मैं चूंकि उनकी सगी औलाद थी, इस वजह से जायदाद पर मेरा पूरा हक था। एक भाई को चूंकि अब्बू ने अपना बेटा बनाकर पाला था, इसलिए उनके नाम पर भी कुछ हिस्सा करवाना चाहते थे। भाई उस वक्त 15 साल का था कि अचानक से अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती। मुझे स्कूल में सब लड़कियां छेड़ती कि तुम्हारे अब्बू बूढ़े हैं, ऐसे लगते हैं जैसे तुम्हारे दादा अब्बू हैं। लेकिन मेरे लिए मेरे अब्बू बिल्कुल जवान थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। उनकी वफ़ात के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैं सारा दिन रोती रहती और माँ से बार बार कहती, माँ मैंने अब्बा के पास जाना है, मुझे अब्बू के पास छोड़ आए। मैं नहीं जानती थी कि अब्बू ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ से ना तो मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ और ना वो मुझे मिलने आ सकते हैं। अब्बू की वफ़ात के बाद अब्बू की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा भाई के नाम करवाया गया, कुछ माँ के नाम। जो मेरे हिस्से की जायदाद थी वसीयतनामे के मुताबिक, वो जब मैं 18 साल की उम्र को पहुँच जाती तब मेरे नाम होनी थी। लेकिन मेरे अब्बू के सगे भाई मेरे चचा शुरू से ही मेरे अब्बू की सारी जायदाद पर नज़र रखे हुए थे। मेरे अब्बू ने अपनी मेहनत की कमाई से सारी जायदाद बनाई थी, जबकि चचा के पास इतना सब कुछ नहीं था। पहले तो वो अब्बू को शादी नहीं करने देते थे ताकि उनकी कोई औलाद ही ना हो। जब मैं पैदा हुई तो वो जान गए थे कि अब उनके हाथ से वो सारी जायदाद चली गई है जो कि उनके हाथ आने वाली थी।
ابو کی وفات کے بعد وہ ابھی بھی کوششوں میں لگے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ساری جائیداد وہ ہڑپ کر جائے۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے۔ اب ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ساری جائیداد پر خود قابض ہو جائے۔ اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے میرے بھائی کو مہرا بنایا تھا۔ بھائی میرے چچا کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، جیسے جیسے چچا کہتے ویسے ہی کرتے، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ میرے باپ نے اپنی جائیداد کا کافی حصہ ان کے نام کروایا ہے۔ پھر بھی وہ چچا کی باتوں میں آ گئے اور ماں سے بار بار کہتے کہ میں آدھی جائیداد کا حصہ دار ہوں، یہ تو ویسے بھی لڑکی ہے، میرا حصہ تو ڈبل ہونا چاہیے، میں تو صرف آدھے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ماں سے بار بار سمجھاتی کہ یہ ساری زمین جائیداد انزا کے باپ کی ہے، اگر تمہیں وہ کچھ حصہ دے گئے ہیں تو وہ تمہیں گفٹ کے طور پر دے گئے ہیں، تم اس کی سگی اولاد نہیں تھے، لیکن پھر بھی تمہیں سگے سے زیادہ پیار کیا، اب تم اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ لیکن بھائی کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھائی کی شادی چچا کی بیٹی سے ہو گئی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اب بھابھی اور بھائی دونوں ہی چچا کے ساتھ مل کر میرے اور میری ماں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ماں ہر وقت میرا پہرا دیتی کہ کہیں بھائی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا۔ اب تو مجھے بھی بھائی سے ڈر لگنے لگا تھا، موقع پاتے ہی بھائی مجھے خوب مار ڈالیں گے۔ FSC کرنے کے بعد بابا کی خواہش کے مطابق ماں نے مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے دیا، لیکن انہی دنوں ماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ گھر میں ہر وقت ٹینشن کی وجہ سے ماں کے سر میں بہت زیادہ درد رہنے لگا۔ بھائی نہ تو خود ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور میرا تو ماں نے باہر نکلنا ہی بند کیا ہوا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جیسے ہی میں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں گی تو شاید میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ میں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، ابھی کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن اچانک سے میری ماں کی وفات ہو گئی۔ یہ دن مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ ایک ماں کا سہارا باقی رہا تھا، وہ بھی اللہ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اب میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ جو اپنے تھے وہ لالچی تھے، انہیں صرف زمین جائیداد چاہیے تھی۔ میرے دکھ میرے غم سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ میرا بھائی، اس کی بھی تو سگی ماں تھی، ان کی وفات پر انہوں نے ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ نہ جانے کب سے وہ انتظار میں تھے کہ ماں دنیا سے چلی جائے اور وہ مجھے بھی راستے سے ہٹا کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں۔ ماں کی وفات کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ بھائی نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا اور بولے، دیکھو انزا، تم لڑکی ہو اور جانتی ہو لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور لڑکے کے دو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس لیے تم 18 سال کی ہونے والی ہو، کچھ ہی ماہ باقی ہیں، تم 18 کی ہو جاؤ گی، اس سے پہلے تم اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کروا دو، اس طرح میں بھی خوش رہوں گا اور تم بھی خوش۔ تبھی میں بولی، بھائی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ابو کی وصیت ہے اور انہوں نے آپ کے حصے کی جائیداد آپ کے نام کروا دی ہے، حالانکہ اس میں آپ کا حصہ نہیں بنتا۔ آپ یہ میرے باپ کا احسان سمجھیں۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ ابھی ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور بھائی کو پھر سے جائیداد کا لالچ لگ گیا۔ چچا اس بات میں پورا میرے بھائی کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ ہر روز ہمارے گھر آتے اور بھائی اور بھابھی کو بھڑکا کر چلے جاتے۔ میں سارا دن اور رات روتی۔ صرف 1 مہینہ باقی تھا جب میں نے 18 سال کی ہو جانا تھا۔ میری میڈیکل کی کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بابا کا شوق پورا کرنا تھا۔ میرے بابا اسکن اسپیشلسٹ تھے اور مجھے بھی اسکن اسپیشلسٹ بننا تھا اور اپنے ابو کا بند کلینک کھولنا تھا۔ اس لیے ان کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے میں نے آج پہلے دن کالج جوائن کیا تھا۔ چچا میری ماں کی زندگی میں میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتے تھے، لیکن ماں اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، کیونکہ میرے چچا کی نیت اچھی طرح جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چچا شروع سے ہی اپنے بیٹے کو میرے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پہلے میں اسکول پڑھتی تھی، اسی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا اور ہمارے گھر بھی اس کا بہت آنا جانا تھا۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ سفیر اچھا لڑکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں چچا کی وجہ سے وہ مجھے زہر لگتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ چچا انتہائی قسم کے لالچی ہیں۔ لیکن سفیر نے مجھے بہت دفعہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے، لیکن میں اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ محبت کے جذبات دونوں طرف ہونے چاہیے۔
जबकि मेरे दिल में उसके लिए कोई बात नहीं थी। तो फिर कैसे उसकी मोहब्बत पर यकीन कर लेती? पहले उसकी बहन ने मेरे भाई से शादी कर ली ताकि चचा को मेरे बाप की जायदाद तक पहुंचने में आसानी हो जाए। अब सफ़ीर मुझसे शादी करना चाहता था और चचा भी भरपूर साथ दे रहे थे, लेकिन मेरी माँ अपनी ज़िंदगी में भी इसके लिए राज़ी नहीं थी। माँ के बाद अब मैं भी सफ़ीर की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। सफ़ीर कहता था कि जैसे मैं सोचती हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों उसकी बातों पर यकीन करने का मेरा दिल ही नहीं चाहता था। आज भी मेरा मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था। आज तो सारी क्लासेस में इंट्रोडक्शन ही हुआ था। पढ़ाई तो अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। सुबह जब घर से निकली तो तब रोती हुई निकली थी, क्योंकि भाई की बातें मुझे अंदर तक झुलसा देती। न जाने वो ऐसा क्यों करते थे। हालांकि उनकी तो मैं बहन थी और उनको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो मैं उस कॉलेज के साथ हॉस्पिटल के खुले ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। कॉलेज के साथ ही हॉस्पिटल का हिस्सा था जहाँ मरीजों का इलाज किया जाता और वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर ही हमारी क्लासेस लेते थे। मैं उसी ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। न जाने क्यों मेरा घर जाने को ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था। घर भी क्या करना था, वहाँ पर अपना कोई भी नहीं था जिससे अपना दुख शेयर कर सकती। काफ़ी देर वहाँ बैठी माँ बाप को याद करके आंसू बहाती रही। माँ और बाप ने जाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि हमारी बेटी हमारे बाद क्या करेगी, लेकिन इसमें उनका क्या कसूर। ये तो खुदा ताला की मर्जी थी। यही सोचते हुए अपने सर को झटक दिया था। शायद उनकी ज़िंदगी उतने लिखे थे। बाप जब वफात पाया तो सिर्फ मैं 8 साल की थी। बाप की मोहब्बत तो पूरी ज़िंदगी पाई ही ना। अगर माँ थी तो आज वो भी नहीं रही। अगर मेरी माँ होती तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। वो मेरे सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाती। मैं उन्हीं ख्यालों में डूबी थी। मेरी आंखों से बेबहा आंसू बहे जा रहे थे। तभी किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रखा। कौन हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। मेरी आंखें आंसुओं से तर थी। तभी एकदम से मेरे सामने सफ़ीर आ गया। वो बिल्कुल मेरे सामने आलती पालती लगाकर बैठ गया। चेहरा नीचे करके मेरी आंखों में झांक रहा था। बोला, क्या बात है अंजा, तुम रो रही हो? मैंने जल्दी से दूसरी साइड पर मुंह मोड़कर आंसू साफ किए और बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रही। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? तो उसने जवाब दिया, अच्छा तुम क्या चाहती हो? तुम डॉक्टर बन जाओ और मैं डॉक्टर न बनूं। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। इसी वजह से मैंने भी यही शुबा इख्तियार किया है। हालांकि अब्बू तो मुझे इससे मना कर रहे थे। न जाने वो किस चीज़ की तस्दीक करना चाह रहा था। सफ़ीर की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़े और मैं बोली, सफ़ीर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो शौक इंजीनियर बनने का है, तो फिर क्यों मेरी खातिर ऐसा शुबा चूज़ कर रहे हो जो तुम्हारा नापसंदीदा है? तुम जानते हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं और ना ही मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बस तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। ना जाने क्यों ये बार बार यही बात करता, जिससे मुझे गुस्सा आता। उसकी ये बातें मुझे हर दफ़ा दिल में चुभती थी। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखती, अपना बैग उठाए अस्पताल वाले गेट से बाहर निकल गई। वो भी मुझे पीछे से आवाज़ें देता रहा, आ जाओ बाइक पर ले चलता हूँ, अब्बू ने मेरी खास ड्यूटी लगाई है, मैं तुम्हें आते जाते अपने साथ लेकर जाऊँगा। तभी मैंने फिर एक दफ़ा पीछे मुड़कर उसकी तरफ घूरते हुए देखा और बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बाप के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। अभी मैं कॉलेज से कुछ फासले पर पहुँची थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे वाक़यात पहले भी बहुत दफ़ा हो चुके थे कि चचा ने बहुत से आदमी मेरे पीछे लगाए थे कि मौका पाते ही मुझे मार डाले। माँ की वफ़ात के बाद आज मैं पहले दिन अकेली बाहर निकली थी। अभी ड्राइवर भी लेने नहीं आया था। मैं जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाने लगी, लेकिन कदमों की चाप मुसलसल तेज़ होती जा रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैं भागती हुई सड़क पर चलती जा रही थी। उस वक्त मैं रिक्शे और ऑटो का भी इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो शायद मैं पकड़ी जाती और मेरा पीछा करने वाला मुझे मार देता। अब मुझे सांस भी नहीं आ रहा था।
मैं बहुत थक गई थी। कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर था। मेरा बैग नीचे गिरा। मैं बैग उठाने के लिए पीछे मुड़ी तो सामने देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ एक बहुत लंबा साया था। ये साया मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था। मैं हैरान थी, जिसका ये साया है वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, और इतना लंबा साया किसी इंसान का तो हो नहीं सकता। मैंने दोबारा से दौड़ लगा दी। बमुश्किल में घर पहुंचे। पहले की तरह आज भी भाभी मुझे देखते ही फट पड़ी थी। आ जाओ नवाबजादी, खाना लगा दिया है मैंने, खा लो। पता नहीं कब तक यूँ तुम्हारी खातिर तवज्जो करती रहूँगी, और एक ये मेरा नकम्मा शोहर है, इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। न जाने वो क्या कहना चाह रहे थे। भाई तो उस वक्त घर पर नहीं था। अगर वो घर होते भी तो उनकी बीवी मुझे जो मर्जी कहती रहती, लेकिन मैं खाना खाए बिना ही कमरे में चली गई थी। मैं माँ के गम में दिन रात आंसू बहाती। अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस साए की तरफ था। कमरे में भी मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मुसलसल मुझे देख रहा है। सारा दिन और रात मेरा डर में ही गुजर गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम था। मैं कितनी पागल हूँ ना। शायद चचा और भाई के खौफ ने मुझे इतना ज़्यादा बुज़दिल बना दिया है कि मुझे अपने आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता। उस दिन जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची तो आज हमारी मुकम्मल तौर पर पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सफ़ीर आज भी कॉलेज आया था, लेकिन मैंने उसे डांट डपट कर मना कर दिया कि अब वो मेरे सामने ना आए, क्योंकि मुझे उससे नफ़रत थी। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। जैसे ही कोई क्लास फ्री होती, मैं अस्पताल वाली साइड चली जाती और उसी बरगद की गहरी छाँव वाले दरख्त के नीचे जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती। मैं दिल लगाकर पढ़ना चाहती थी और अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। उस दिन भी मैं पढ़ाई में मशगूल थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा है। मैं एकदम हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था। कितना वहम करने लग गई हूँ ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माँ की वफ़ात के बाद तो जैसे मैं खुद अब नॉर्मल हो गई हूँ। ऐसे में कोई सहारा देने वाला भी तो नहीं था। दोबारा से अपने ख्यालों को झटकती अपने पढ़ाई में मशगूल हो गई। पूरा 1 घंटा फ्री था और 1 घंटा मुझे उसी दरख्त के नीचे बैठकर गुजारना था। अभी तक कोई दोस्त भी नहीं बनी थी, और मैं दोस्त वैसे भी कम ही बनाती थी। शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी। मैं सारे लेक्चर को अच्छी तरह देख रही थी कि किसी ने मेरे पास आकर अपना गला खंगारा। मैंने जैसे ही नज़रें उठाकर देखा, मेरे सामने एक लंबा चौड़ा और खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने आसमानी कलर की शर्ट और नीचे जीन्स पहनी थी और ये इतना हैंडसम लग रहा था कि पहली दफ़ा उसे देखते ही मेरी नज़रें उस पर टिक गई। तभी उसने चुटकी बजाते हुए मुझे होश दिलाने की कोशिश की और बोला, मैडम आप डर्मेटोलॉजी की स्टूडेंट हैं? मैं बौखलाए हुए लहजे में बोली, जी डर्मेटोलॉजी की स्टूडेंट ही हूँ। वो बोला, मुझे ये पूछना था कि वो क्लासेस किस तरफ होती हैं, क्योंकि मैंने अभी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरा आज फर्स्ट डे है, इसलिए मुझे इस कॉलेज के मुतालिक कुछ नहीं पता। क्या मेरी आप थोड़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि ये शहर भी मेरे लिए नया है। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और यहीं करीब ही हॉस्टल में रिहाइश ली है। वो एक ही सांस में मुझे पूरी तफसील बता गया था। मैंने जल्दी से अपनी किताब बैग के अंदर रखी और उठ खड़ी हुई और बोली, आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये अस्पताल का हिस्सा है और यहीं से ये ग्राउंड क्रॉस करके आगे जो है कॉलेज का एरिया शुरू हो जाता है, वहीं पे क्लासेस होती हैं। चले मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उसे लेकर डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गई। वो नौजवान मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहा था। न जाने उसके साथ चलते हुए मुझे अपनायत सी महसूस हो रही थी, और ये क्यों मुझे अपना अपना सा लग रहा था, मैं ये बात जान नहीं पाई थी। मेरी भी क्लासेस का टाइम शुरू हो गया था। मैं जैसे ही क्लास लेने गई तो वो मेरे बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठा था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुई। वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। क्लास ख़त्म होते ही उसने मुझसे पूछा, आपसे इतनी गुफ्तगू कर ली, लेकिन अब तक आपका नाम नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? मैंने जवाब दिया, अंजा तजम्मुल हुसैन। वो आंखों के इशारे से कुछ भी बोले बिना जैसे कह रहा था कि बहुत अच्छा नाम है। तभी मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम रूहान है, रूहान असद है, और मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। उसकी इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दी थी और बोली, अच्छी बात है ना। वो मेरे साथ दोबारा से चल रहा था।
फिर मैं उसी दरख्त के पास जा रही थी। न जाने क्यों अब तो छुट्टी का टाइम हो गया था, फिर भी मुझे आदत बन गई थी। जैसे मैं उस दरख्त के पास जाती तो मुझे अजीब सा सुकून महसूस होता। लेकिन आज रूहान भी मेरे साथ था। पिछले 4-5 दिन से मैं कॉलेज जा रही थी, लेकिन किसी भी लड़के लड़की से मेरी कोई दोस्ती नहीं हुई थी। रूहान पहला लड़का था जिसे देखकर मुझे लगा था कि उसे मेरा दोस्त होना चाहिए। वो काफ़ी सुलझा हुआ और अच्छे ख़ानदान का नौजवान नज़र आ रहा था। शायद उसकी पर्सनैलिटी देखकर या फिर उसकी खूबसूरती देखकर मैं उसकी तरफ माइल हो रही थी। मैं जाकर उस दरख्त से टेक लगा कर बैठ गई। वो भी मेरे करीब आ बैठा। मैं उसे नहीं जानती थी, ना तो मैंने उसे ऑफ़र की थी कि मेरे साथ आओ, और न ही मना कर सकी थी। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा मुझसे सब्जेक्ट के मुताल्लिक ही डिस्कस करता रहा। उसके बाद देखते ही देखते मेरी रूहान के साथ गहरी दोस्ती होती चली गई। मेरी उस दोस्ती के बारे में सफ़ीर को भी मालूम हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा आग बगोला था। सफ़ीर न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, उस वजह से उसका और मेरा आमना सामना कम ही होता। लेकिन जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती तो कई दफ़ा उसकी मुझसे टक्कर होती। आज उसने मुझे रूहान के साथ देख लिया था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। मुझसे बार बार पूछ रहा था, कौन है वो लड़का? तुम तो कहती हो ना कि मुझे लड़कों से दोस्ती अच्छी नहीं लगती, तो फिर क्यों उसके साथ घूम रही थी? मैंने गुस्से से घूरते हुए कहा, वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा क्लास फेलो है, और स्टडी के मुतालिक ही वो मुझसे कुछ डिस्कस कर रहा था। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझ पर शक करो, और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझ पर शक करने वाले? लगते क्या हो तुम? एक कज़न ही हो। कज़न की हैसियत से रहो, मेरा शोहर बनने की कोशिश न करो। सफ़ीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। सफ़ीर का ये गुस्सा देखकर मैं जान गई थी कि वो जेलस हो रहा है, या फिर वो ये चाहता है कि कहीं मैं रूहान को पसंद ही ना कर लूँ। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी दौलत उसके हाथ से चली जाएगी। लेकिन मुझे उसकी किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। देखते ही देखते मेरी और रूहान की दोस्ती गहरी होती चली गई। अब मैं सफ़ीर से कोई बात नहीं करती। अगर कभी वो मेरे रास्ते में आता और मुझसे कुछ पूछने की कोशिश करता, मैं तो दो टोक अल्फाज में कह देती, हाँ मेरी और रूहान की दोस्ती है, उससे तुम्हें क्या एतराज़ है? उसने यही बात मेरे भाई को बता दी। अब मैं ये बात जान गई थी कि सफ़ीर मुझसे मोहब्बत का सिर्फ ढोंग रचा रहा था। उसे सिर्फ मेरी दौलत से प्यार था, मुझसे कोई प्यार नहीं था। शायद इसी वजह से मेरे दिल में अल्लाह ने उसकी मोहब्बत नहीं डाली। बड़ी दफ़ा उसने मुझसे इज़हार मोहब्बत किया, लेकिन मैं उससे उतनी ही नफ़रत करती थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, भाई सारे हालात से वाकिफ़ हो चुके थे। आते ही मुझ पर फट पड़े और बोले, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालती फिर रही हो? माँ बाप तो तेरी इस दुनिया से चल बसे। अगर तुम्हें डॉक्टर बनने का इतना ही शौक है तो इज्जत से जाओ, इज्जत से आओ। ये लड़कों के साथ दोस्ती मुझे अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं बोली, जब आपको मेरी ज़िंदगी से कोई सरोकार ही नहीं, तो मैं चाहे कुएं में छलांग लगाऊं या भाड़ में जाऊं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में मगन हैं तो मगन रहे। मेरी इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बोले, देख लूँगा मैं तुम्हें, तुम्हारा तो मैं जल्दी इलाज करता हूँ। तुम्हारा जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, तुम तो ऐसे ही सर चढ़ कर बोलोगी। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। भाई की ये बातें मेरे दिल पर वार कर रही थी। मैं बेशक उनसे बदतमीज़ी कर लेते, लेकिन फिर भी वो मेरा भाई था। मैं चाहती थी कि वो मुझसे प्यार मोहब्बत से बात करे, क्योंकि एक वही रिश्ता तो मेरा दुनिया में बाकी रहा था। बाकी सारे के सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके थे। माँ बाप का सबसे गहरा रिश्ता होता है, वही नहीं रहा था। उसके बाद बहन भाई होते हैं। भाई था, वो भी न जाने ऐसा क्यों कर रहा था, हालांकि उसके अपने हिस्से की बहुत ज़्यादा जायदाद थी। मैं 18 साल की हो चुकी थी। हर साल मेरी बर्थडे अब्बू के होते और अब्बू के बाद मेरी माँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। आज मैं पूरे 18 साल की हुई थी। मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। आज मेरे बाप की बहुत बड़ी जायदाद मेरे नाम हो जानी थी, लेकिन मुझे उसकी ज़रा परवाह नहीं थी। सिर्फ अपने बाप की वसीयत पर अमल करना चाहती थी, और वैसे भी ये सिर्फ मेरा हक था। उस वक्त सिर्फ मैं अपनों की मोहब्बत और प्यार मुझे याद आ रहा था। वकील का मुझे फ़ोन आया कि वो घर आ रहा है ताकि मुझसे कागजात पर साइन ले ले। मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि भाई खामोश नहीं बैठेंगे। मैं जल्दी से खुद ही उठी और वकील की तरफ चल दी।
रास्ते में मेरी गाड़ियों पर किसी ने गोलियों की बौछार कर दी। हर तरफ से गोली चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह बचाऊं, क्योंकि आज सच में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली थी। मैं जानती थी कि उस वक्त मेरी जान का दुश्मन कौन है, और मैं पछता रही थी कि मैं खुद क्यों वकील के पास जा रही हूँ, उसे क्यों ना बुलाया। लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो वकील की जान को ख़तरा था, क्योंकि वो मेरे बाप की वसीयत पर अमल कर रहा था और सारे सबूत उसी के पास थे। इसीलिए मैंने उसे कुछ दिन घर पर ही रहने का कहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे सगे रिश्ते दौलत और जायदाद की हवस में मुझे मारने से भी दरेग नहीं करेंगे। उस वक्त मैं अपनी जान बचाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। ड्राइवर को भी बाजू में गोली लग गई थी। अब उसे गाड़ी ड्राइव नहीं हो रही थी। गोलियां थी कि तेज़ ही होती जा रही थी। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बेहोश हो गई। जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। ये कमरा इंतहाई अच्छे तरीके से मुज़य्यन किया गया था। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। तभी मेरी नज़र सामने लगी तस्वीर पर पड़ी। वहाँ रूहान की तस्वीर लगी थी। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मैं रूहान के घर पर हूँ? लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद रूहान वकील साहब के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसे देखते ही बोली, रूहान, ये सब क्या है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? और मैं जिंदा कैसे बच गई? ड्राइवर का क्या हाल है? बहुत से सवाल मैंने एक ही जुबान में कर दिए थे। तभी रूहान ने जवाब दिया, ड्राइवर बिल्कुल ठीक है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसके बाजू में गोली लगी है। वो ठीक हो जाएगा। तुम भी बिल्कुल ठीक हो। ये वकील साहब तुमसे साइन लेना चाहते हैं। तुम जल्दी से कागजात पर साइन कर दो ताकि मैं इन्हें घर छोड़ाऊँ। और मैंने उनके घर भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया है। इन्हें किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। रूहान की बात सुनकर मैं खुश भी हुई और उससे अपनाइयत और ज़्यादा बढ़ गई। उसने आज अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया था। ये सब बातें रूहान को वकील साहब ने बताई थी। वकील साहब ने मुझसे कागजात पर साइन ले लिए। मेरी सारी जायदाद मेरे नाम हो गई थी। लेकिन वो सगे रिश्ते मैंने खो दिए थे। सच में वो रिश्ते मेरे थे ही नहीं, वो सिर्फ लालची थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझ पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, सफ़ीर था। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं जानती थी कि सफ़ीर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ ढोंग रचा रहा था। लेकिन उसने मोहब्बत जैसे पाकीज़ा रिश्ते को इस तरह बदनाम किया कि एक जायदाद की खातिर वो ये सब कर रहा था। उसे इतना तरस नहीं आया कि वो मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा है। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी तो जान की हिफाजत की जाती है, लेकिन वो मेरी जान का दुश्मन बन गया था। ये तो मैं पहले ही जानती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचना गवारा नहीं किया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने रूहान से कहा कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओ, अब मुझे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। रूहान ने जवाब दिया, शायद तुम भूल गई हो, तुम्हें अभी भी बहुत ख़तरा है, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर नहीं आ सकता। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम अब यहीं रहोगी और तुम्हें कॉलेज ले जाने और छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और बोली, रूहान, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? मुझे मेरे घर छोड़ाओ। वो मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, मैं वहीं रहूँगी। रूहान ने जवाब दिया, कुछ दिन की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी मुतमईन हो गई कि शायद ये ठीक ही कह रहा है। मुझे अभी घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भाई भी बहुत गुस्से में होंगे और उन्हें घर से भी तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो मेरे भाई थे। मैं सिर्फ उन्हें हिदायत के रास्ते पर चलने की दुआ ही कर सकती थी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, वो बाज आ जाए इन सब कामों से। मैं हैरान थी क्योंकि रूहान के घर पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने उससे पूछा, रूहान, तुम तो दूसरे शहर रहते थे ना, तो तुम्हारा घर यहाँ कैसे? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था और बोला, हमारा क्या है, जहाँ वीराना देखा वहीं घर बना लिया। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान भी हुई और कुछ घबरा भी गई। मैं बोली, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, मतलब कुछ भी नहीं, तुम खुद को परेशान न करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मैं रूहान के घर पर थी। रूहान मेरी बहुत अच्छी तरह खातिर तवाज़ो कर रहा था। फिर एक दिन मैंने रूहान से कहा कि मुझे दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। उस दिन रूहान मुझे कॉलेज लेकर गया तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि
उस दरख्त से उसके घर का दरवाज़ा निकला था और हम लोग कॉलेज में इंटर हो गए। उसे देखते ही मैं घबरा गई थी। मेरी टांगें थर थर कांपने लगी कि ये सब क्या है, ये दरख्त से घर का दरवाज़ा कैसे बन गया। तो रूहान बोला, तुम क्लासेस अटेंड करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब कैसे हुआ। मुझे सारा दिन खौफ महसूस होता रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने क्लासेस अटेंड की। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ। एक डर और खौफ था कि न जाने रूहान इंसानी मखलूक है भी या नहीं। उसने इस दरख्त से दरवाज़ा कैसे बना लिया और कैसे मैं उसके घर से कॉलेज में इंटर हुई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन बहुत परेशान हुई। जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुई, मुझे उस बरगद के दरख्त के पास जाते हुए भी बहुत ज़्यादा डर और खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन मुझे हिम्मत करनी थी और रूहान से इस बात का जवाब लेना था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मैं जैसे ही उस दरख्त के पास गई, रूहान मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, चलोगी मेरे घर? मैंने जवाब दिया, रूहान मुझे बताओ तुम कौन हो? कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। देखो अब कोई भी दरवाजे का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम मेरे इतने खैरख़्वाह हो, तुमने मेरी इतनी मदद की, तो मुझे दुखी मत रखना, प्लीज़ मुझे बता दो। तभी वो बोला, बताता हूँ, आओ चलो मेरे साथ। रूहान ने फिर उसी दरख्त से रास्ता बनाया। फिर वैसा ही दरवाज़ा बना था। वो मेरा हाथ पकड़े उस दरवाजे में दाखिल हुआ। मुझे डर और खौफ भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उसके साथ चलती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही दोबारा से उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ मैं कितने दिन गुजार कर आई थी, तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अब तो उस कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। अजीबोगरीब से नक्शे बने थे और यहाँ बनी तस्वीरें भी बहुत अजीब। जहाँ पर रूहान की तस्वीर लगी थी, वहाँ एक बहुत बड़ा सा ढांचा लटका था। मैं डर के मारे तेज़ सांस लेने लगी। मेरा पूरा जिस्म ठंडा हो रहा था और पसीने बह रहे थे। तभी रूहान बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तुम उस इंसानी दुनिया से ज़्यादा महफूज हो। ये कोह काफ है, मेरा इलाका। उसकी ये बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कोह काफ? लेकिन वो तो जिन्नात के रहने की जगह है ना? मैंने उसे ड्रामों में देखा है। तभी उसने बताया, हाँ वो जिन्नात के रहने की जगह है, मैं भी वहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं जिन ज़ादा हूँ। मैं अक्सर इंसानी दुनिया में जाता रहता था। उस दिन भी जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं हस्पताल के उस बरगद के दरख्त पर पनाह गज़ीन हुआ था। तुम उसके नीचे बैठी रो रही थी। मेरी आदत है, क्योंकि मैं एक नरम दिल जिनज़ादा हूँ। मैं कभी किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता। अगर किसी को मुश्किल में देखूँ, उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत से इंसानों की गैबी मदद की है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता। लेकिन न जाने क्यों मुझे तुम्हारी खूबसूरती देखकर, तुम्हारी ये गोरी रंगत, झील सी आँखें, हर चीज़ मेरे अंदर तक उतरती चली गई। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। पहले सिर्फ गर्ज तुम्हारी मदद करने की थी, लेकिन फिर तुमसे इश्क करने लगा और तुम पर आशिक हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें नज़र आने लगा था। नहीं तो मैं तुम्हारी भी गैबी तौर पर मदद कर सकता था। ना तुम्हें बताता, लेकिन इस दिल का क्या करता? इस दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने इंसानी रूप लिया और तुमसे दोस्ती कर ली। लेकिन मेरी मोहब्बत में ज़रा खोट नहीं। ना मैं लालची हूँ, ना तुम्हारी जायदाद का लालच, ना किसी और चीज़ की तलब। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। उसकी तरफ देखकर मुझे उस पर और भी ज़्यादा प्यार आया। हालांकि मैं जान गई थी कि वो एक जिन ज़ादा है, लेकिन वो जिन ज़ादा होकर मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत तो मैंने अपने ख़ास रिश्तों में नहीं देखी। उनमें भी हमेशा लालच ही देखा। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, फैसला मैंने तुम पर छोड़ दिया है। तुम जैसे चाहोगी मुझे मंजूर होगा। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि अब इंसानी दुनिया में भी तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। तुम्हारे भाई को अक्ल आ चुकी है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। उसको सबक सिखाने के लिए सब कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और तुम्हारे चचा का वो बेटा सफ़ीर, वो पागल हो गया है। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। उसके साथ भी ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उसे भी सबक सिखाने के लिए सब कुछ करना ज़रूरी था। उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। तभी मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं, तुमने जो कुछ भी किया है अच्छे के लिए किया है।
और मेरे लिए किया, उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। जब उनको सबक हासिल हो गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो खुश हो गया और बोला, देख लो, सोच लो, क्योंकि मैं जिन ज़्यादा हूँ और हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत पा सकते हैं, एक दूसरे का जिस्म नहीं। मैंने जवाब दिया, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ मुखलिस इंसान चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल सका। अब तुम्हारी मोहब्बत पाकर मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की महसूस कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी ये मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर तुम यहाँ कोहकाफ में रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर तुम इंसानी दुनिया में जाना चाहती हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही वफ़ात पा गए थे, वो भी अपनों की ही साजिशों का शिकार हुए थे। मेरे सगे चचा ने मेरे माँ बाप का कत्ल करवा दिया था, क्योंकि वो उस कोहकाफ का शहंशाह बनना चाहता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, अब बड़ा हुआ हूँ, सब कुछ पता चल गया। पहले तो मैं शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन अब मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ कोहकाफ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ रहने का मेरे पास पूरा हक है। तभी मैं बोली, नहीं, मुझे यहाँ कोहकाफ में नहीं रहना, क्योंकि मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। तभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, भाई, तुम्हारा होने वाला शोहर भी तो जिनज़ादा ही है। तभी मैंने जवाब दिया, ये जिनज़ादा तो बहुत प्यारा है, इससे तो मैं दिलो जान से मोहब्बत करूँगी। इस बात पर हम दोनों ही खिलखिला कर हंसे थे। तभी वो मेरा हाथ पकड़े इंसानी दुनिया में वापस ले आया। मैं अपने घर आ गई। भाई सच में दोनों टांगों से माजूर हो चुके थे। भाई और भाभी मुझे देखते ही खुश हो गए। भाई मुझसे माफ़िया मांगने लगे और मुझे कहने लगे, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उसकी सज़ा मिल गई। काश मैं पहले समझ जाता और ये सब कुछ ना होता। अब मैंने भी भाई के सामने रूहान की बात की, क्योंकि रूहान भी मेरे साथ ही गया था। मैंने भाई से कह दिया कि मैं रूहान से शादी करना चाहती हूँ। भाई को उस पर कोई भी एतराज़ नहीं था। चचा ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सफ़ीर भी अपने किए पर शर्मिंदा था। मैंने और रूहान ने शादी कर ली। वो घर मैंने भाई के नाम कर दिया और ख़ुद एक नया घर खरीद कर मैं और रूहान वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक हम एक दूसरे का जिस्म नहीं पा सके, लेकिन एक दूसरे की रूह से प्यार करके हम दोनों बहुत खुश हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि रूहान एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ात है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह मेरे साथ रहता है, सारे काम इंसानों जैसे करता है। अब आप मुझे बताएं और मुझे मशवरा दें कि मैंने रूहान के साथ शादी करके कुछ बुरा तो नहीं किया। क्या अब भी मुझे हमेशा रूहान के साथ रहना चाहिए, या फिर उसे वापस कोहकाफ भेज देना चाहिए, क्योंकि वो मेरे हुक्म का पाबंद है। मैं उसे जैसे कहूँगी वो कर लेगा। मैं आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। मुझे अच्छा मशवरा दीजिएगा।